नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के। बेसिकली ये शिपिंग कॉरपोरेशन की मेन कंपनी नहीं है, इसकी एक सेकेंडरी कंपनी कह सकते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ जो इंडिया है, उसकी लैंड एंड एसेट्स जो मैनेजमेंट है उस पर कामकाज करती है। और इनका जो लैंड्स वगैरह जो है शिपिंग कॉरपोरेशन का, उसको डिसइन्वेस्टमेंट और बाकी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कामकाज करती है। कहती है द ऑब्जेक्ट ऑफ द होल्डिंग एंड डिस्पोजिंग द नॉन कोर एसेट्स ऑफ द, जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिस इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन की बात करती है कंपनी। और इस कंपनी को भी गवर्नमेंट ने लिस्टिंग करा रखा है। और लिस्टिंग के बाद जो मार्केट में चार्ट की लेवल को आप आकलन करके देखें, तो जिस आकलन से शिपिंग कॉरपोरेशन का चार्ट था, सेम आकलन से इसका भी चार्ट देखने को मिला था। जो लगातार जो स्टॉक में जो एक पुल बैक किया था, पुल बैक के बाद थोड़ा सा गिरावट का जो सेंटिमेंट बना था इसको लेकर के, तो फिलहाल यहाँ पे लगातार क्या कहती है, लगातार थोड़ा सा गिरावट ही देखने को मिला है इसको लेकर। आखिर इसके पीछे क्या कहती है, हम आज आज की लर्निंग में जानेंगे। इस एस्पेक्ट को लेकर के क्या कहती है। तो चलिए आज की लर्निंग हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस कंपनी को लेकर के। आखिर जो चार्ट है, इस चार्ट लेवल में फिलहाल क्या कुछ नया अचीवमेंट मिल सकती है या कुछ नया टारगेट के साथ कामकाज कर सकती है। तो कंपनी के बारे में देखा गया, नियरली जो बुक वैल्यू है वो नियर अबाउट 70 के आसपास का है। और जब 70 के आसपास की बुक वैल्यू है, तो करंट मार्केट की प्राइस भी करीब 90 के आसपास का है। और जबकि हायर की बात करें तो 109 रुपये तक इस ज़माने में गया था, इसी साल की बात कर रहा हूँ। और लोअर टू लोअर की बात करें तो 35 रुपये तक का आकलन में आया था। आपस में ये देखा जा सकता है कि 35 और इन दोनों को यदि आपस में देखेंगे, तो ये समझ में आती है कि इनका जो रेंज है वो कभी फिलहाल भी ऊपरी सतह के लिए कामकाज करती है। अब जब इनका करंट प्राइस की बात करूँ, जबकि 90 के आसपास की है, तो अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो वो निकल के आती है 97 पैसे का। कहाँ से? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू से देखा जाए तो 10 रुपये के बेसिस पे जो नॉमिनल नोट है वो 97 पैसे की अर्निंग करती है। अर्थात कितनी परसेंट की हुई? नियरली 1%, 10% भी नहीं आती है। नियरली 9.70%, 9.70% के आसपास की जम करती है। अब आती है, सवाल आता है कि स्टॉक का पी क्या कहता है और इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में क्या कहता है। तो जहाँ पे देखा गया कि बुक वैल्यू कहते हैं 69 का, इंट्रेंसिक वैल्यू के देखते हैं तो वो कहते हैं 62 का। अर्थात ये समझ में आता है इनके पास एसेट्स ज़्यादा नहीं है, जो अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यूशन है, लेकिन बुक वैल्यू अच्छी तगड़ी बनी रखी है। जहाँ पे कंपनी के बारे में स्टॉक में पी की बात करें तो यहाँ पे भी डिमांड की बात करें तो यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और डिमांड का कारण ये भी हो सकता है, जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लगातार बढ़ती है और उससे रिलेटेड कामकाज इनके पास क्या है, उनसे थोड़ा सा काम निकल के आती है। तो उनके बेसिस पे कह सकते हैं जो इनके पास क्या हो सकती है, इनमें डिमांड उसी लेवल पे जहाँ पे स्टॉक में अक्सर देखा गया कि जहाँ पे स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी छोटी होती है ना, लोग खरीदने के लिए बेतास हो जाते हैं, अपनी होश आवाज़ खो कर खरीदने में लगे जाते हैं, लग जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक की पी के बारे में देखा कि 97 पैसे की अर्निंग के बेसिस पे 92 गुणने की क्या हो गई, क्राउड हो गई, भीड़ हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस 90, मतलब ये एक आकलन यदि हम करके देखें तो अभी फिलहाल ये देखने को मिलती है, जो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा जंप नहीं किया है स्टॉक, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो हम आज आज की लर्निंग में इसको जानेंगे। क्या जो हायर प्राइस थी, ये हायर प्राइस की बात कहाँ से करेंगे, जिसको लेकर के देखा गया कि हायर टू हायर जो प्राइस थी उसको क्या, इसको क्या टच कर सकती है और इसको क्या जंप कर सकती है, क्योंकि इसी तरह के कई दफ़ा इसमें देखने को मिला था। हायर करने के बाद लगातार क्या हुआ, लगातार क्या था, प्रेशर था। अब ये प्रेशर क्यों होता है, हमने अक्सर स्टडी में किया कि प्रेशर्स का मतलब होता है जब तक आप स्टॉक मार्केट की चीज़ों को बेचेंगे नहीं, शेयर को, तब तक पैसे जो है ना वो बैंक में ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसीलिए यूटिलाइजेशन को लेकर के हमेशा एक पोर्टफोलियो के अंदर एक रूल है। उस रूल के लिए मैं भी एक बात करता रहता हूँ हमेशा, जो एक टारगेट फिक्स होना चाहिए इस स्टॉक को अपनी, जब इसको क्या करते हैं, यदि उसमें इन्वेस्टेड हैं, तो क्या टारगेट होता है 20%, 30%, 40%। टारगेट के बाद उसको क्या करते हैं, लोग तोड़ते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि हमको टारगेट देखते हैं कि अगले 5 साल के बाद, अगले 10 साल के बाद ऐसे। तो ये भी एक टारगेट ही फिक्स है। एक टारगेट टाइम फ्रेम का होता है और एक टारगेट अमाउंट परसेंटेज ऑफ गेन का होता है।
तो ये एक आकलन करना बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकल के आती है कंपनी को लेकर के, जहाँ पे आरओसी की बात करती है 1.72 और आरओई की बात करती है 1.48 का। प्रमोटर्स की होल्डिंग की तरफ देखें तो 63%, 64% कहाँ से, 46 करोड़ की जो शेयर हैं उसके बेसिस पे। अब आती हैं इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी को लेकर के। तो इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं उसकी जो डिमांड रही है वो कहती है 31 का। इसकी डिमांड में क्या हुआ, 3 गुने की भीड़ बनी। तो इसको कह सकते हैं यहाँ पे ओवर वेटेज हो गया। ओवर वेटेज का क्या कारण है, जहाँ पे लगातार डिमांड बढ़ती है। डिमांड अर्थात कुछ तो बड़ी बात होगी जहाँ पे डिमांड बढ़ने का चांस है, या उनकी बिजनेस मॉडल अगले 2-4 साल 5 साल में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है, लेकिन अभी नहीं कर रही है। अब एक सवाल आता है कि करंट रेशियो क्या कहता है। करंट रेशियो के बारे में हमने हमेशा कहा कि इन दो एस्पेक्ट को जरूर देखना चाहिए। किसको लेकर के, डेट्स टू इक्विटी को लेकर के और करंट रेशियो को लेकर के, क्योंकि ये दोनों चीज जो ईपीएस में दिखाते हैं ना, ईपीएस क्या है, ईपीएस एक दिखावा है, कहते हैं दिखावा है। इस दिखावा के पीछे क्या जानना जरूरी है, इन दोनों एस्पेक्ट को जानना जरूरी है। जहाँ पे हम इसको जानेंगे तो कंपनी के बारे में चलते हैं अगले पड़ाव पे और जानते हैं कंपनी को नेक्स्ट चीज को लेकर के, जिसके बाद कंक्लूजन की तरफ हम निकल के आएंगे, आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है इस स्टॉक के प्रति। तो देखने को आएगी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, और गवर्नमेंट की कंपनियां में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। जहाँ पे सीडीएसएल, रतन इंडिया और सीएमएस जैसे कंपनी की लिस्ट है, वहाँ लगता है कि मुझे लगता है इससे कंपेयर करना कितना सही है कितना गलत है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन लेकिन इसको हम कई अलग अलग एंगल से देखेंगे, आखिर ये क्या इनकी पीयर्स भी निकल के आती है या नहीं आती है। क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखें और यहाँ की यदि पीयर्स की आकलन करेंगे, एनएससी के ऊपर के पीयर्स की बात भी करें तो यह कहती है कि सोना मशीनरी है, मैनु ग्राफ्स इंडिया है, एम स्टोन्स कंपनियां हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनकी लिस्ट में आती है, या मिक इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। तो मतलब यहाँ पे देखने का था कि भाई ये क्या करती है, प्रोडक्शंस करती है, ये क्या करते हैं। तो यहाँ की वेबसाइट्स पे आकलन करके देखते हैं तो क्या कहती है ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग की बात करें, इनकी प्रोडक्टिविटी कहती है जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है लैंड्स एंड एसेट्स लिमिटेड, वो कहती है गवर्नमेंट की कंपनी है, पहली दफ़ा कहती है गवर्नमेंट की कंपनी है, और गवर्नमेंट की कंपनी में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द इक्विटी स्टेक इन द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इनका जो इसमें इन्वेस्ट है उसके लिए, टुगेदर विद द ट्रांसफर ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल टू फैसिलिटीज दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटी टू द इफेक्टिव रैपिड मेट्रो। और इसके हिसाब से इन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड्स एंड एसेट्स जो है ना शेड्यूल सी इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। समझ में आती है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो कामकाज है ना उसको क्या कहती है, इक्विटी को क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट वाली की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उस तरह की कंपनियां है। इसके बाद देखा कि कंपनी को लेकर के कुछ और अपडेट्स की तरफ, तो कंपनी के बारे में तो हम आगे जानते हैं इसको लेकर के, कहती हैं शिपिंग्स इनका इस कंपनी को लेकर के आते हैं अगले पड़ाव में, जानते हैं इसको लेकर क्या और लेटेस्ट अपडेट निकल के आती है। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में देखा गया कंपनी को लेकर के जो काफी ज्यादा रिवेन्यू नहीं है, इसका रिवेन्यू का मॉडल ये रहा जो पिछले कुछ पीरियड में देखने को मिली 3 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार क्या हो रही है, नुकसान का सौदा देखने को मिला। नुकसान किसके बेसिस पे, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट बाकी सारे कॉस्ट ज्यादा होंगे। और नेट प्रॉफिट में क्या निकल के आई, नेट प्रॉफिट में 12 करोड़ के आसपास की क्या बनती है, इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक किया। इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के पीछे हम क्या जानेंगे, बैलेंस शीट को जानेंगे, जहाँ पे ये देखने को मिले जो क्वार्टरली बेसिस में जो बीच में अच्छी खासी जम थी वहां पे थोड़ा सा इसमें गिरावट और कई बार चढ़ने का मौका मिला। अर्थात इसको कई दफा ये सब समझने का प्रयास करेंगे, देखते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वाई वाई क्या कहती है, और क्यू आर क्यू में क्या कहते हैं। तो क्यू आर क्यू में कहती है नियरली करीब 50% की जंप है, और वाई वाई में कहती है करीब 12.5% के आसपास की गिरावट है, और ये आकलन देती है। इसके बाद कंपनी के बारे में ईयरली बेसिस में कहती है जो कंपनी सेल्स में क्या हो रही है, सेल्स में नियर अबाउट जो सेम ही मतलब लास्ट 12 महीने के डेटा को देखें या पहले के डेटा, इसमें देखने को मिला कि नियरली अच्छी खासी जंप थी, लेकिन यहाँ पे लास्ट 12 महीने के डेटा में ऐसा कोई फिगर आउट देखने को नजर नहीं आया।
नेट प्रॉफिट के आंकलन में देखेंगे तो कहती है कि टॉप का तो अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले टॉप का अवार्ड कब मिला था, 47 करोड़ के आसपास, लेकिन तब भी ये लास्ट 12-12 मंथ में क्या हुआ, 12 मंथ में इनकी अपनी सस्टेन करती नजर आई है अभी तक। अर्थात यहाँ पे सस्टेनिटी के साथ साथ कामकाज किया है कंपनी ने। क्या इसके बेसिस पे जो इनका मॉडल है आगे चल करके क्या और पोटेंशियल है, तो यहाँ पे बोरोंस के पार्ट को लेकर कंपनी कहती है कि इसका कोई बोरोंस के पार्ट नहीं है, रिजर्व अच्छा खासा पड़ा हुआ है, एसेट्स भी अच्छी खासी, फिक्स एसेट अच्छी खासी देखने को मिला है। और ट्रेड रिसीवेबल की तरफ देखें, यदि हम इसको आंकलन करके देखें तो इसके बारे में कंपनी कहती है इनके पास कुछ ऐसा देखने को नजर नहीं है जहाँ पे 5 करोड़ के आसपास का क्या निकल के आती है, ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट निकल के आती है। तो 5 करोड़ के आसपास से देखा जाए तो कंपनी में कभी करीब कितने का, 47 करोड़ का क्या था, प्रॉफिट बुक हो गया। अर्थात यहाँ पे जो चिंता की बात होती है ना, कई बार रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, रोज रिस्क क्या है, रिस्क फ्री देखने को मिला है, जबकि रिस्क में डेटर भी क्या था, रिस्क या डेट्स फ्री था। 4 इंडिकेटर इसके बारे में कहती है, और वो ये कहती है इनके पास कुछ इस तरह के जो हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम था उसमें कुछ ऐसी पुराने हिस्टोरिकल डेटा नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे एंगल्स देखने को मिले हैं। अगली चीज देखेंगे जो क्या, जो इस स्टॉक में जो डिमांड बनी वो लगातार जो बनी है, डिमांड के पीछे की क्या वजह हो सकती है, तो डिमांड के पीछे क्या नजर आती है, कुछ सेंटिमेंटल आती है, जहाँ पे कंपनी के पास कुछ नया अपडेट्स निकल के आती है। तो सेंटिमेंटल के बारे में कहती है, रिकॉर्ड डेट की बात करती है कंपनी, और रिकॉर्ड डेट में क्या करती है कंपनी, कहती है इन्होंने रिकॉर्ड डेट में क्या अपडेट किया है, कहती है कंपनी को लेकर के जो 66 पर इक्विटी शेयर उन्होंने क्या किया है, अपनी डिविडेंड देने वाली कैसे 6.60 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने। ये एक बड़ा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ और अपडेट्स की बात करें तो कहती है थर्ड एनुअल जनरल मीटिंग की बात करती है, 3 साल ही कंपनी को हुआ है, अभी तक 3 साल ही कंपनी को नजर आती है। अर्थात इनके पास जो बिजनेस मॉडल है वो क्या करती है, शिपिंग कॉर्पोरेशन की लिए ही काम का मतलब उनके जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कामकाज करती है। इसमें क्या होगा, उनके लिए बेनिफिशियरी होगा, उनमें जो इनका जो प्रोसेस है उसमें इनके बेनिफिशियरी निकल के आएगी। आते हैं इन्वेस्टर को लेकर, जहाँ पर इन्वेस्टर में केवल 2 क्वार्टर का डेटा अपडेटेड है, और इसमें कहा है कंपनी ने हमारे पास जो डेटा है वहाँ 63% के आसपास की होल्डिंग है, एफ आई की तादाद भी है, डी आई की तादाद भी है, और नियरली ये भी देखा गया कंपनी को लेकर के जो डी आई है, डी आई में एल आई सी की ही भूमिका करीब 5% के आसपास है, मतलब ये कह सकते हैं यहाँ ये एल आई सी और इनके दोनों के पोजिशन की बात करें तो 63-65-68% के आसपास की तो इनकी खुद की पोजिशन बनी है। लेटेस्ट जो 70% की होल्डिंग है उसके बारे में देखा गया तो कंपनी में क्या हुआ, कंपनी में जो डिमांड थी वो डिमांड क्यों बढ़ा, कंपनी में शेयर होल्डर की तादाद लगातार बढ़ी, यहाँ पे जो करीब 180 के आसपास हुआ करे थे वो कहाँ चले गए, 2,10,000। अब देखिए कोई भी बात बनता है, नंबर ऑफ शेयर क्या कहती है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर तो लिमिटेड है, 46 करोड़ के आसपास की है, और जब 2.5 लाख से जो कि पोजिशंस हैं खास कर देखा गया तो 30,000 लोग भी यहाँ पे खरीदने के लिए आते हैं और उसमें पोजिशंस लेने के लिए आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसके पीछे तो जा सकती है। जहाँ पे चार्ट में मार्केट कंप्लीटली एक तरफ देखें तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास फिलहाल ट्रेड करती नजर आती है, ऐसे 6 महीने के चार्ट को देखें तो मूविंग एवरेज के आसपास ही आके खड़ी हुई है। लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग की बात करें तो लेटेस्ट टू ये कहा जाता है कि हायर टू हायर को इन द रेजिस्टेंस कहते हैं, और लोअर टू लोअर पे जिस प्राइस पे लगातार कई दफा स्टॉक ने क्या किया है, अपनी पोजीशन को सेटअप किया है। फिलहाल इनकी ट्रेड जोन क्या कहती है, फिलहाल इनकी ट्रेड जोन इसी जोन में देखने को मिला है, जहाँ पे फिलहाल ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन प्रेशर के बाद दोबारा जिस तरह से पिछले भी चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में कई दफा इसमें प्रेशर देखने को मिली थी। चाहे हम छोटा सा आंकलन की देखें, यहाँ ही छोटा सा आंकलन में देखने को मिला था, स्टॉक ने क्या था, प्रेशर था। ऐसे यहाँ भी आंकलन देखने को मिला कि यहाँ पे प्रेशर था, लेकिन प्रेशर के बाद क्या किया था मार्केट ने, एक सस्टेन किया था, और यहाँ भी दोबारा क्या करती है, सस्टेन करती नजर आ रही है स्टॉक को लेकर। मैं कोई भी इंडिकेटर की यूज नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो आप जितना इंडिकेटर का मन करे उतना यूज करके आप इसको देख सकते हैं। इस तरह के सुपर ट्रेंड की बात करें या फिर आजकल एक नया सिस्टम चला जिसका नाम है स्विंग, स्विंग इज इंडिकेटर्स हैं जिसको आप देखा जा सकता है। और स्विंग में ये कहते हैं कि यदि हम ऊपरी सतह के लिए देखते हैं तो सीधे 10%, 20%, 30% के आसपास की जंप देखने को मिलती नजर आती है।
आज के स्टॉक लर्निंग में जाने थे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द लैंड एंड एसेट्स कंपनी लिमिटेड को लेकर के, जहाँ के पेयर्स में कंपनी का नाम निकल के आई थी, ढेर सारे कंपनी का नाम था और यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ और कहती थी, तो हमने इसको देखा। अब आती है एक नज़र इसकी अपडेट्स को लेकर के किसको तो हम जाते हैं बीएससी में, और बीएससी में कुछ ऐसा अपडेट निकल के आती है ना जो कलेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन देती है। उसमें हम सेगमेंट वाइज देखें आखिर इनके पास जो पोजिशंस हैं वो सेगमेंट वाइज क्या कहती है। सेगमेंट वाइज इस तरह के कुछ अपडेट होगा, तो फिलहाल मार्च तक का अपडेट था, इसको छोड़ते हैं और अगले कदम में चलते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे कुछ और अपडेट की तरफ देखें कंपनी को लेकर के। तो कंपनी के बारे में न्यूज पब्लिकेशन की बात, अमेंडमेंट ऑफ द मेमोरेंडम की बात किया था अगस्त के अंदर 13 तारीख को। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी ने कहा कि हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या किया था कंपनी ने डिविडेंड की पार्ट के लिए बात किया था। और यहाँ पे देखने को ये मिलती है जो नंबर ऑफ शेयर जो ट्रेडिंग में होती है लास्ट ट्रेडिंग सीजन में, वो नियरली करीब अच्छा खासा देखने को मिला, 2.5 लाख के आसपास की ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ था। और एनालिसिस में एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलता है, जो फिलहाल 3 महीने से स्टॉक ने, जब लिस्टिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, तो लिस्टिंग के बाद ये देखने को मिला कि 38% के आसपास की जंप रही है लिस्टिंग के बाद की बात कर रहा हूँ। तो हमने जानने का प्रयास किया, जबकि इसके यदि हम इसको ये देखें ये सब कुछ कंपनियां इनके पास क्या आती है, इनकी आती है इनकी पीयर्स कंपनी को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।